हेलो एवरीवन। तो सर स्टार्ट करते हैं अपना आज का केस सिनेरियो एमसीक्यू नंबर 3 फॉर सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स एग्जामिनेशंस। सर क्या है इसमें, बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सिंपल क्यों सर, जिस चैप्टर को आप बहुत ही मजाक में लेते हो उस वाले चैप्टर से पूछा है, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर आप देखें तो सर ये वाला चैप्टर मैंने भी अपनी अभ्यास सीरीज के अंदर 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करा दिया है विथ ऑल कंसेप्ट्स। बट सर उसी कंसेप्ट को आपको अब समझ में आएगा कि मैंने हर एक कंसेप्ट को समझाया था, फिल्टर कर करके बताया था जहां पे ये कंसेप्ट इसमें लगेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसमें स्टार्ट क्या किया है। मिस्टर राजन ईस्ट 62 ईयर एंड इंडियन सिटीजन। याद करो जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि आपको करना है। सबसे पहले क्या सर 62 ईयर, दिमाग की बत्ती जलाओ सर, ये एक सीनियर सिटीजन है। सर ये एक, दिमाग की बत्ती जलाओ, एक सेकेंड। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ सर, ये एक सीनियर सिटीजन है। साथ ही साथ एंड इंडियन सिटीजन, सीनियर सिटीजन है और इंडियन सिटीजन है। ठीक है सर। रेसिडेंट इन दिल्ली, हिज वाइफ शीतल एंड डॉटर प्रिया ऑल्सो रिजाइड्स with him. Ria, age 62 year, is studying in 12th standard in DAV school at New Delhi. इनकी बेटी भी है, इनकी बीवी भी है, और जो रिया है ना वो क्लास 12th में पढ़ती है DAV स्कूल के अंदर। ओके। मिस्टर राजन लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट टू दुबई ऑन 15th of September 2023, but his family did not accompany him. मतलब ये बंदा अकेले ही उड़ चला है विदेश। किस लिए सर? नौकरी के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही लेफ्ट इंडिया। अब सर रेसिडेंशियल स्टेटस का सर हमने कुछ रूल पढ़ा था, जरा आप एक बार बता दीजिए। सर रेसिडेंशियल स्टेटस का रूल मैं आपको अभ्यास 3 से लेके चलता हूं। सर वहां हमने जो रूल्स पढ़े थे जरा उसको एक बार कंसीडर करते हैं। सर अगर किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है, वो इंडिया में कितने दिन रहा, तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो 182 डेज और मोर इंडिया में रहा हो, या तो फिर इस साल वो 60 डेज रहा हो और पीछे 4 सालों में ही विल इन इंडिया ऑफ 365 डेज और मोर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब वो रेसिडेंट बनता है। साथ ही साथ सर एक एडिशनल कंडीशन, कुछ एडिशनल कंडीशंस भी आती हैं जो दो होती हैं कि 10 साल में 2 बार रेसिडेंट बना हो और बीते 7 सालों में पास्ट 7 ईयर्स के अंदर 730 डेज वो भारत में रहा हो, तब वो रेसिडेंट कहलाता है। हाँ सर याद आ गया हमको। इसके बेसिस पे हम चूज करते थे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। सर याद आ रही है छोटी छोटी बातें? हाँ सर याद आ रही है। फिर याद करो, एक सेकंड के लिए मैं रिकैप करा देता हूं अपने बच्चों को जिन्होंने ये चार्ट मुझसे पढ़ा था कि रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्या था, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन करंट प्रीवियस ईयर, या तो फिर और 60 डेज करंट ईयर में और बीते 4 सालों में 365 डेज रहे हूं। हाँ सर ये वाली बात तो हमको याद है। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप, अगर कोई पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, कोई भी आदमी भारत में कितने दिन रहा, अगर ये हमको काउंट करना है, बोथ द डेज ऑफ डिपार्चर एज वेल एज द डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। तो दोनों ही दिन, जिस दिन वो भारत से गया है और जिस दिन वो भारत में आया है, दोनों ही दिन इंडिया में काउंट किए जाते हैं। इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर यहां तक की बात तो अपने को क्लियर है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है सर? इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि ये भाई साहब देखिए इंडिया से बाहर गए 15th ऑफ सितंबर को। इंडिया से बाहर कब गए सर? देखिए 15th ऑफ सितंबर को। चूंकि 15th ऑफ सितंबर को बाहर गए, इसका मतलब 15th ऑफ सितंबर विद इन इंडिया माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल भारत के अंदर माना जाता है। तो सर 15th ऑफ सितंबर भारत के अंदर माना जाएगा, तो मतलब 16th ऑफ सितंबर से बाहर चले गए और कब तक बाहर रहे? ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 25th ऑफ मार्च 2024, मतलब 25th को बाहर से वापस आ गया, मतलब 16th ऑफ सितंबर से लेके 24th ऑफ मार्च तक हम मानेंगे कि ये भारत के बाहर रहे। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 24th ऑफ मार्च तक ये भारत के बाहर रहे, क्योंकि 25 को तो आ गए, तो इट मींस ही केम टू इन इंडिया। कितने दिन ये भारत के बाहर रहे? मतलब 15 डेज सितंबर के प्लस अक्टूबर प्लस 15 डेज सितंबर। एक मिनट रुक जाना। हाँ सर दो रास्ते हैं, देखिए 15 डेज सितंबर के प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस
फेब्रवरी बिकॉज 29 की प्लस मार्च, मार्च के 24 डेज, इसका टोटल कर लो। ये डेज है स्टे आउट ऑफ इंडिया। ये कितने दिन हुए स्टे आउट ऑफ इंडिया निकाल लीजिए। या अगर स्टे इन इंडिया निकालना है तो सर ऐसे निकालिए ना कि अप्रैल में रहे, मार्च में, अब सॉरी, ये स्टे इन इंडिया अप्रैल में रहे भाई साहब, मई में रहे, जून में रहे, जुलाई में रहे, अगस्त में रहे, सितंबर में 15 तारीख तक रहे, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो रहे नहीं, फिर मार्च में कितने दिन रहे? 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, टोटल 7 डेज मार्च में रहे। टोटल 7 डेज इन इंडिया रहे। आप बहुत तरीके से काउंट कर सकते हो। सबसे पहले बात, स्टे आउट ऑफ इंडिया कितने दिन रहे, -366 कर दीजिएगा। तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो आपका कैलकुलेशन सेम ही आएगा। 30, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 7 डेज। सर यहाँ पे आ रहा है 175 डेज आ रहा है। मतलब सर ये लेस देन 182 डेज इन इंडिया रहे। इट मीन्स क्या ये रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? अब आप बताओ। हमने अभी पढ़ा अगर करंट ईयर में अगर आप 182 डेज और मोर भारत में नहीं रहते हो तो आप नॉन रेसिडेंट बन जाते हो, रेसिडेंट नहीं बन पाते हो। बट सर याद रखना एक और वहां रूल था कि अगर आप फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के बाहर गए हैं या फॉर द पर्पस ऑफ आप एज अ शिप क्रू मेंबर बाहर गए हैं तो सेकंड वाली कंडीशन नहीं देखी जाती। मतलब क्या था सर? मतलब ये था अभी हमने पढ़ा अगर किसी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है तो हम देखते हैं या तो वो करंट ईयर में 182 डेज और मोर भारत में रहा हो, ये देखते हैं, और या तो फिर हम देखते हैं कि करंट ईयर में अगर 60 डेज रहा तो भी चलेगा, बट बीते 4 सालों में वो 365 डेज भारत में रहना चाहिए। तो सर ये वाली कंडीशन लगती ही नहीं है अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए देश से बाहर गया है, ये वाली कंडीशन लगती ही नहीं है, और इसको भी मैंने नोट डाउन कराया था। अभी तक इतना पढ़ने के कारण आपको क्या लग रहा है कि सर ये नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे? बट यहाँ पे एक ट्रिक है बेटा, क्वेश्चन यहीं पे याद रखना है। यहाँ पे एक ट्रिक है, मैंने आपको बार बार बताया था, अगर इंडियन सिटीजन आए तो दिमाग की बत्ती जलाएं और प्रोविजन को आगे तक पढ़ते जाएं। याद रखना डीम्ड रेसिडेंट के केस में मैंने ये बात आपको बार बार बताई थी। देखो रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर हमने कुछ चीजें और पढ़ी थी। सबसे पहली बात हमने क्या बोला था सर, रेसिडेंट, हम आपको फिर से देखो इतना डीप पढ़ा रहे हैं, अभ्यास पेज की क्लासेस वो 40 घंटे में पूरा मैंने चैप्टर आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ाया है। सोचो 40 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस, सारी के सारे क्वेश्चन 250 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। देखो रेसिडेंशियल बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब होता है अगर 2 साल तक रहा हो या 730 दिन रह गया हो 7 सालों के अंदर। ये वाली कंडीशन कब देखते हैं? चेक अगेन अबाउट रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ठीक है, ये वाली कंडीशन तब चेक करते हैं। लेकिन याद रखो अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो लीव किया इंडिया एज अ क्रू मेंबर या तो फिर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो सर ये वाली दूसरी वाली कंडीशन उसके लिए नहीं देखते हैं। इस चीज को भी मैंने बताया था। सर यहाँ पे हम देखते हैं चूंकि मिस्टर राज एज अ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट देश के बाहर गए हैं, इसलिए अगर वो 182 डेज और मोर भारत में नहीं रहे तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन याद रखिए एक और बात, अभी हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। अभी याद रखना एक इंडियन सिटीजन के लिए अलग से कंडीशन थी। याद रखो एक इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अलग से भी कुछ कंडीशंस हैं। आइए सर देखते हैं वो क्या लिखी, वो कंडीशंस क्या हैं। आइए आइए सर आगे पढ़ते हैं। मिस्टर राजन हैड गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, पहली बार अपनी जिंदगी में गए हैं। मतलब पिछले 10 सालों में भी वो भारत में थे, 7 सालों में 7, मतलब हर समय भारत में थे भाई, छोड़ दो। ड्यूरिंग अप्रैल 2023 टू सितंबर 2023 he was working with a multinational company in Delhi. He earned salary of rupees 14 lakh from his job in India. Oh my God, OMG, इनकी सैलरी इनकम इंडिया में कितनी है प्लीज बताओ? 14 लाख रुपीस इनकी सैलरी इनकम इंडिया में हो गई है। ओके सर जी। ही पेड ट्यूशन फीस ऑफ 1,80,000 टू रियाज एजुकेशन इन डीएवी। डीएवी जो ये भी एक कॉलेज है, और कॉलेज के अंदर आप ट्यूशन फीस जमा करते हैं, कोचिंग फीस नहीं बोल रहे हैं, कॉलेज में जो पढ़ते हो ना वाली ट्यूशन फीस, तो आपको याद होगा 80C का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन चैप्टर के अंदर मैंने चार्ट दे के पढ़ाया था। इट मींस 80C इनको 1,50,000 रुपए तक का मिल सकता है। यहाँ पे इस बात को आप याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि ट्यूशन फीस 1,80,000 जमा की है और 80C का मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक का ही होता है। क्लियर? हाँ सर आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को भी। Apart from that, Mr. Rajan also earned professional income of 60 lakh from India.
भाई 60 लाख रुपीस इंडिया से भी कमाए हैं फ्रॉम द प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी की इनकम, प्रोफेशनल इनकम, पीजीबीपी की इनकम इनकी कितनी है, 60 लाख रुपीस है भारत के बाद, भारत में, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही अर्नड इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन सेविंग बैंक अकाउंट ट्यून टू रुपीज 12,000 एंड इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑफ 45,000। ओके, मतलब सर इनके पास एक और हेड की इनकम है, आईएफओएस हेड की इनकम, जिसमें से सेविंग बैंक से 12,000 रुपए कमा रहे हैं और एफडी का इंटरेस्ट ये 45,000 रुपीज कमा रहे हैं। इज इट क्लियर विथ यू? इज इट क्लियर विथ यू? हाँ सर, इतना तो अपने को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इजी लग रहा है बेटा, है नहीं? इधर आओ। मिस्टर राजन also earned a salary of income equivalent to 6 lakh from his job in Dubai, on which tax is paid or payable in Dubai. Sorry, on which no tax is paid or payable in Dubai. दुबई के अंदर ना कोई टैक्स पेड होगा ना कोई पेबल होगा। जो 6 लाख रुपए के इक्विवेलेंट तक का अमाउंट इन्होंने दुबई में कमाया। अब याद रखो एक बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक सी बात, सर हम गए दुबई में, और दुबई में काम किए और दुबई में सैलरी जनरेट कर और दुबई में ही रख लिए। हमने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में बार बार पढ़ाया है एक ही बात, कौन सी इनकम भारत में टैक्सेबल होती है? या तो भारत में इनकम कमाई हो, अर्न की हो, या तो भारत में इनकम रिसीव की हो, या तो उस सर्विसेज के लिए इनकम मिली है जो सर्विसेज भारत में यूटिलाइज हुई है। सिर्फ इन्हीं 3 केसेस के अंदर भारत में कोई इनकम टैक्सेबल होती है। अब बताओ, सैलरी की इनकम इनको, ये वहां जाके काम किए दुबई में कमाए, दुबई में ही पाए, और कोई उनकी वो सर्विसेज भारत में यूटिलाइज नहीं हुई, मतलब वो 6 लाख रुपीस की इनकम पे भारत में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगर ये रेसिडेंट बन जाते तो टैक्स लगता, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अभी तो ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बने हैं, क्या बनेंगे आगे देखते हैं। अभी तक नॉन रेसिडेंट भी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक है वो आगे दिखाई जाएगी। आगे आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। विच इज डिपॉजिटेड इन हिज बैंक अकाउंट इन दुबई एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। जो पैसा ये दुबई में पाए थे वो दुबई में ही रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो फॉन्ट साइज अगर छोटा है ना तो भाई इसमें सी इंस्टीट्यूट का ही फॉन्ट साइज ये है। मैं भी देख पा रहा हूँ कि थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। प्लीज आप अपने पास केस स्टडी रखिएगा, या मुझसे पीडीएफ भी ले लेंगे, मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। मिस्टर राजन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी। भाई इन्होंने ऑप्शनल टैक्स रेजिम ले लिया, नॉर्मल टैक्स रेजिम ले लिया। और आप सभी लोग से मेरा एक क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर कोई पीजीबीपी वाली इनकम का आदमी है जो इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा है, सुनो, पीजीबीपी का इनकम वाला आदमी अगर आईटीआर भर रहा है तो उसको कौन सा फॉर्म 115 बीएससी से ऑप्ट आउट करने के लिए भरना पड़ता है? उसको कौन सा फॉर्म, सुनो अगेन, बिजनेस इनकम वाले आईटीआर के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है अगर आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम लेते हो, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लेते हो? पहला क्वेश्चन मेरा। दूसरा क्वेश्चन जिसका मुझे रिप्लाई चाहिए ही चाहिए कि सर अगर हमने अगर हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ली, 115 बीएसी ली, तो क्या हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का सेट ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है? 2 क्वेश्चन है, दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। Based on the above fact of the case scenario given below, choose the most appropriate answer of the following. पहला क्वेश्चन इनका क्या है? What is the residential status of Mr. Rajan for the previous year? अभी तक आपने देखा सर 182 डेज और मोर ये भारत में नहीं रहे हैं, 182 डेज और ये मोर भारत में नहीं रहे हैं, तो हमको चूज करना था या तो रेसिडेंट हो गया या नॉट रेसिडेंट होगा। आपको लगता है सर रेसिडेंट तो बन नहीं पाए, इसका मतलब नॉन रेसिडेंट है, लेकिन नहीं, एक हैक है यहाँ पे कि सर ये एक इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन के ऊपर कुछ कंडीशंस और भी लगती हैं। इंडियन सिटीजन के ऊपर सर कुछ कंडीशंस और भी लगती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, जो कि मैंने आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। इंडियन सिटीजन के ऊपर सर कुछ कंडीशंस और भी लग जाती हैं। आइए दिखाते हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम ऑन अ विजिट इन इंडिया। क्या ये विजिट पे आए थे इंडिया के? जी नहीं सर, ये इंडिया से बाहर गए थे फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। मैंने देखो सारे रूल आपको लिखवाए हैं, समझाए, और ये वाला पेज जब मैंने आपको समझाया था 25 मिनट के अंदर आपका पूरा काम हो चुका था। भाई जिस बच्चे को भी टैक्स में प्रॉब्लम है, अभ्यास सीरीज ज्वाइन प्लीज कर लेना, ठीक है। सितंबर एग्जामिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। चलो सर दिखाइए तब आपने क्या पढ़ाया था, कोई एक सेक्शन हो, ठीक है। आयो सर। सर एक और सेक्शन मैंने पढ़ाई थी, देखिए इंपॉर्टेंट भी लिखा है डीम्ड रेसिडेंट के बारे में, जो कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A। बात सुनो क्या लिखा है। एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, जिसकी फॉरेन सोर्सेज को छोड़ के टोटल इनकम अदर देन इनकम ऑफ फॉरेन सोर्सेज एक्सीडिंग रुपीज 15 लाख है,
during the previous year would be deemed to be the resident in India in the previous year if he is not liable to tax in any other country or territory by reason of his domicile or residence of any other citizen of similar nature. However, the provision will not apply in case of individual who is the resident in India previous year as per section 61. क्या ये मिस्टर राजन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया एज पर सेक्शन 61? नो। अभी हमने बताया ना सर 182 डेज और मोर नहीं रह पा रहे हैं। दूसरी बात, क्या ये एक इंडियन सिटीजन है? क्या ये एक इंडियन सिटीजन है? जी हाँ सर, पहली लाइन में लिखा था। दूसरी बात, क्या इनकी अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, इट मींस इंडियन सोर्सेस की इनकम, इट मींस इंडियन सोर्सेस की इनकम, क्या इनकी इंडियन सोर्सेस की इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है? तो सर हाँ, देखिए सैलरी तो 14 लाख रुपए है, बट अगेन सुनो, इनकम विच अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। मतलब अगर कोई बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है तो इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्सेज मानी जाएगी, मतलब इनकम अदर देन फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मानी जाएगी। इतना डिटेल में आपको मैंने उस चैप्टर में पढ़ाया था कि यहाँ पे बच्चों की गलती नहीं हो सकती। इट मींस इस चैप्टर में अगर हम देखें तो इनकी इंडियन सोर्सेज से इनकम कितनी है? सर क्या यहाँ पे इंडियन सोर्सेज से इनकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है? तीन कंडीशन मैंने बताई। पहली कंडीशन, क्या सर ये भारत के रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं? हाँ सर, भारत के रेसिडेंट तो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि 182 डेज और वो भारत में नहीं रहे। दूसरी बात, भाई मेरे सुनो, ये भारत के रेसिडेंट तो नहीं बन पा रहे। दूसरी बात, क्या ये एक इंडियन सिटीजन है? हाँ सर, देखो यहाँ पे लिखा था सर ये एक इंडियन सिटीजन है। सर दूसरी कंडीशन में बात खत्म हो गई, इंडियन सिटीजन। तीसरी कंडीशन सर, क्या इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, क्या इनकी इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेज, मतलब इंडियन सोर्सेज से जो भी इनकम इनकी इनकम है वो क्या 15 लाख रुपए से ज्यादा है? तो जोड़ लो सर, 15 लाख रुपए से ज्यादा है। टोटल इनकम कितनी है इनकी? 14 लाख रुपीज प्लस 60 लाख रुपीज प्लस 12,000 प्लस 45,000, दैट इज 74,57,000 ग्रॉस टोटल इनकम। इसी को हिंदी में कहते हैं, हाँ सर, हिंदी में इसको ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, 74,57,000 रुपीज। यहां तक भी बात क्लियर हो गई सर, समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। इट मीन सर इनकी इनकम एक्सीड कर गई है 15 लाख रुपीज से, तो सारी की सारी कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड और ये बन गए डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जो भी डीम्ड रेसिडेंट बनता है वो ऑलवेज डीम्ड रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। और अगर कोई बंदा डीम्ड रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया तो उसके इंडियन सोर्सेज वाली इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन सोर्सेज की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, याद रखना। इट मींस ओनली इंडियन सोर्सेज की इनकम पे टैक्स लगेगा, इंडियन सोर्सेज की इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन सोर्सेज की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है सर? चलो सर, ये वाली बात भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है, तो आपका आंसर ये वाला। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये? व्हाट विल बी द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड ऑफ सैलरीज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजन इन द प्रीवियस ईयर 2023-24? मेरे प्यारे बच्चों, बात सैलरी इनकम इनकी कितनी है? सर सैलरी इनकम है इनकी 14 लाख रुपए। गलती नहीं करेंगे, कॉशन लिख लो, यहां पे लिखो कॉशन, कॉशन। ये जो सैलरी इन्होंने दुबई में कमाई है सर, चूंकि ये डीम्ड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, याद करो मैंने बताया था अगर रेसिडेंट बना तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाती, क्योंकि डीम्ड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है केवल भारत की इनकम टैक्सेबल होगी। क्योंकि डीम्ड बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो केवल भारत की इनकम टैक्सेबल होगी, सिर्फ और सिर्फ अपना जो देश है भारत, भारत की इनकम टैक्सेबल होगी। सर ये 6 लाख रुपए तो अरब देश में कमाया है, पता नहीं कहाँ गए थे, दुबई गए थे क्या? वहां दुबई में जाके कमाए हैं सर, वो इनकम तो टैक्सेबल होगी नहीं। तो सैलरी हेड में इनकम आती है कितनी? 14 लाख रुपए माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो सर 13,50,000, 13,50,000 रुपीज ही टैक्सेबल होगा। यहाँ पे सर कितना टैक्सेबल होगा? 13,50,000 रुपीज ही। ये आपका आंसर होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल इन चैप्टर 6 से फॉर द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ राजन? अगर इन्होंने देखो, अगर इफ 115 BAC लेते तब तो इनको डिडक्शंस मिलती ही नहीं, लेकिन इन्होंने 115 BAC से ऑप्ट आउट कर दिया। बताओ कौन सा फॉर्म भरा होगा? कौन सा फॉर्म भरा होगा इन्होंने? एक जल्दी बोलो, और कमेंट सेक्शन में जो जिसको याद, देखो अगर नहीं याद था ना तो कमेंट में ये लिख देना सर नहीं याद था। एक होता है फॉर्म 10IEA, ये वाला फॉर्म फिल करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम है तो ये वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, जिससे कि आप
ऑप्ट आउट कर पाए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से। अगर नहीं भी याद था तो प्लीज हमारे अवेयरनेस के लिए लिख देना कि सर नहीं पता था, ये पता चल जाएगा कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे अपनी क्लास में। 10 IEA फॉर्म भरा जाता है। चलो, हाउ मच डिडक्शन, कितना डिडक्शन? सर देखिए सर 80C की डिडक्शन तो हमने पढ़ ली, 1,50,000 रुपए मिलेगी। साथ ही साथ सर ये एक सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन को 80 TTB की डिडक्शन भी मिलती है, जो होती है सर 50,000 रुपए की, जिसके अंदर सेविंग बैंक प्लस FD का इंटरेस्ट दोनों मिला के 50,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है। मतलब सर टोटल इनको चैप्टर 6A की डिडक्शन कितनी मिलेगी? 2 लाख रुपए की। सर 2 लाख रुपए की टोटल इनको डिडक्शन मिलेगी। इज इट क्लियर? देख लो ना मेरे भाई, देख ले मेरे भाई, देख ले मेरे भाई, ये 1,50,000 रुपए कहाँ गया? ये जो 1,80,000 रुपए था 80C, इसमें 80C 1,50,000 रुपए ज्यादा मिल नहीं सकता था, और ये यहाँ पे ये दोनों इनकम मिला के 45,000 प्लस 12,000, चूंकि इनकम ज्यादा हो जा रही है बट डिडक्शन तो केवल 50,000 रुपए तक की ही मिलेगी। हाँ सर, ये वाली बात भी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25? इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछता है, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर मिस्टर राजन? ITR की ड्यू डेट क्या होगी? लिख के बताओ, ITR की ड्यू डेट क्या होगी? ITR की ड्यू डेट क्या होगी? सर एक बात सुनो, सीधी सीधी बात सुनो। सर ही इज अर्निंग प्रोफेशनल इनकम 60 लाख रुपीस की। सर 44A का रूल है कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ तक और प्रोफेशनल रिसीट 50 लाख तक है, तब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब अंडर सेक्शन 44A अगर आपका ग्रॉस रिसीट अप टू ₹50 लाख है, अप टू रिसीट 50 लाख रुपीज है, बट इनकी ग्रॉस रिसीट छोड़िए सर, इनकी तो इनकम ही 60 लाख रुपीज है। ग्रॉस रिसीट तो सर इनकी 90 लाख रुपए की, 90 लाख रुपीज की ग्रॉस रिसीट थी सर। ये 44AD ले ही नहीं सकते, इनको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी, और जिसकी भी ऑडिट होती है उसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाती है? 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगी सर? 31 अक्टूबर। यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज की इनकम का कोई सेंस है नहीं यहाँ पे, इसलिए नवंबर की डेट नहीं आएगी। 31 अक्टूबर 2024 हो जाएगा क्योंकि फॉरेन की इनकम टैक्सेबल तो नहीं हो रही है। दूसरी बात पूछ रहा है सर, टैक्स लाइबिलिटी बताइए, इनकम कितनी है? सर इनकम है 74,57,000 रुपीज, माइनस डिडक्शन कर दो। डिडक्शन 80C का भी मिला है 1,50,000 रुपीज, 80 TTB का भी मिला है सर 50,000 रुपीज। टोटल बताओ कितना आ रहा है? 72,57,000 रुपीज। सर देखिए ये टोटल इनकम आ रही है, ठीक है सर, टोटल इनकम आ रही है। इसके ऊपर टैक्स कौन कैलकुलेट करेगा? टोटल इनकम के ऊपर कौन टैक्स कैलकुलेट करेगा, प्लीज मेरे को बताएं। सर टोटल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है सर, 10 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम हुई होगी उसके ऊपर 30% का टैक्स आया होगा, और चूंकि ये सीनियर सिटीजन है 3 लाख के बाद टैक्स लगेगा, 3 लाख से 10 लाख तक सर 1,10,000 रुपए लगे होंगे। सर टोटल आ गया 19,87,100। हम पूरा कैलकुलेशन अब नहीं समझाएंगे। 19,87,100 कैसे भाई? 60 लाख के ऊपर, सुनो, 60 लाख के ऊपर, सॉरी 10 लाख के ऊपर जितना भी गया, 62,57,000 उसका 30%, और 1 लाख 3 लाख टू 10 लाख 1,10,000 दोनों जोड़ दिए हमने, प्लस सर सरचार्ज लगेगा 10%। क्योंकि ये एक इंडिविजुअल है और 50 लाख से ज्यादा इनकी इनकम होगी, इसलिए सर प्लस 10% सरचार्ज लगेगा, और सर प्लस 4% सर आपका क्या लगेगा? सर प्लस 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। मेरी कुछ गलत आई है, कोई एक बटन मेरे से गलत दब गया होगा। 72,57,000 बिकॉज मेरा पॉइंट्स में आ रहा था फिगर, माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1,10,000 प्लस 10% प्लस 4%, करोड़ में कैसे आ गया? 72,57,000 माइनस 10 लाख का 30% प्लस 1,10,000 इज इक्वल टू 19,87,100, 19,87,100 प्लस हेल्थ प्लस सरचार्ज कर दो 10% अगर आप कर दो तो 21,85,810 रुपीज, जो आ गया
85,810 रुपीज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अगर आप कर दें तो सर आता है 22,73,242 रुपीज, जो कि मेरे अकॉर्डिंग गलत है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। 1 सेकेंड में इसको एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ, प्लीज मेरे को 1 सेकेंड टाइम दीजिए। 1 सेकेंड बेटा। 14 लाख प्लस 60 लाख, मेरे प्यारे बच्चों गलती समझ में आ गई। देखो कितनी अच्छी सी गलती की है हमने। ये 14 लाख क्यों लिखा सर, यहाँ माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो होना चाहिए था। जल्दीबाजी के काम के चक्कर में ये सब चीजें होती हैं। तो सर यहाँ पे ये आएगा आपका 07 और सर यहाँ पे ये भी आपका आएगा 07। माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन मैंने नहीं दिया था, क्योंकि आप लोग को पढ़ाते समय मैं फ्लो में था, ध्यान नहीं दिया, मैंने माइनस नहीं किया था। इस तरीके से आपकी टोटल इनकम आती है 72,07,000 रुपीज, 72,07,000 रुपीज। देख रहे हो, खुद ही आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया 13,50,000 रुपीज, और अभी तुरंत मैंने खुद ने गलती की। ये होता है जहां से भी ध्यान हटता है। मेरा पूरा ध्यान आपको समझाने में था, इसलिए मैंने फिगर पे ही ध्यान नहीं दिया। 72,07,000 रुपीज माइनस 10 लाख मैं करता हूं तो मेरी फिगर आती है 62,07,000 रुपीज का 30% प्लस 1,10,000, ये आ गया प्लस 10% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने के बाद 2 लाख तुम लोगों का दिख रहा हो 2,25,682 रुपीज आता है। सर 2,25,000 नहीं 2 लाख नहीं 22,56,000 22,56,082 रुपीज आता है, जिसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा 22,56,080 रुपीज, 22,56,080 रुपीज। कैसे आया है एक बार फिर से समझ लीजिए। सर 72,07,000 था, माइनस 10 लाख कर दो तो सर मतलब होता है 62,07,000 का 30% प्लस 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% के हिसाब से टोटल आ गया आपका 1,10,000 रुपए का टैक्स। तो टोटल आपका 92,72,100 का टैक्स। ठीक, प्लस सर 10% सरचार्ज लग जाएगा। बिकॉज सर 10% सरचार्ज क्यों लगेगा, क्योंकि सर 50 लाख से ज्यादा इनकम है। प्लस सर हेल्थ एंड एजुकेशन से सर 4% अगर आप और जोड़ दोगे तो आपकी एग्जैक्ट ये वाली फिगर आ जा रही है। तो देखिए सर सॉल्यूशन शीट में अगर आए तो सर सॉल्यूशन शीट के अंदर देखिए सर 22,56,080 रुपीज राउंड अप करके यहाँ पे लिखा हुआ है, राउंडेड ऑफ नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर। सर तो ये क्वेश्चन इतना इजी था, बट रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर आप देखो तो सर मैंने जिस तरीके से चार्ट में एक एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक एक वो सारी चीजें जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जिस तरीके से मैंने आपको कराया है दोस्त, जिस तरीके से मैंने आपको कराया है आपको मजा ही आ गया होगा। देखो एक एक चीज को मैंने ना सारे के सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के इस चार्ट को आपसे क्लास के अंदर ड्रॉ करवाया था। इस चार्ट को क्लास के अंदर ड्रॉ करवाया था, कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से चीजें बताई थी, कुछ हर जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट्स भी लिख के मैंने आपको चीजें समझाई थी। सर इतना इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर, जिसको हम लोगों ने लगभग 1 घंटे 2 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया था अपने। और देख लो एमसीक्यू जैसे ही आया अपने सारे कंसेप्ट लगभग लगे, अपने सारे कंसेप्ट लगभग लग गए उस एक एमसीक्यू में। आईसीआई का पैटर्न ये होता जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज मेरे साथ ये सीरीज आगे इसी तरीके से देखते रहिएगा अपने सितंबर एग्जामिनेशन के लिए। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा इन कमेंट सेक्शन या फिर इन फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ इंक्रीजिंग सब्सक्राइबर्स, या व्हाट्सएप, प्लीज व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना, अपना फीडबैक देना, अपना फीडबैक हमें इस कमेंट सेक्शन के अंदर देना, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।